हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एडुकेटम। बच्चों, हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में स्टडी किया था। आई होप कि पिट्यूटरी ग्लैंड को समझने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड। बच्चों, थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसलिए आज इसकी बहुत माइन्यूटली स्टडी करने वाले हैं। थायराइड ग्लैंड आपके बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो बच्चों, आप यह भी जानना चाहोगे कि आपकी बॉडी की स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम्स में गलती करके आ जाते हैं। कंफ्यूजन उनकी यह होती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को वो सही आंसर करके आ जाते हैं, जबकि सही आंसर है पीनियल बॉडी, या जिसे आप पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं। यह भी आपके ब्रेन में ही पाई जाती है। पीनियल बॉडी पिट्यूटरी से साइज में थोड़ी छोटी होती है, जिसके कारण स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ योर बॉडी पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड कहलाती है। राइट आंसर इज पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो जब ओवरऑल लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाए तो आप आंसर करोगे लीवर। ठीक है बच्चों, अगर किसी व्यक्ति को थायराइड ग्लैंड से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वह व्यक्ति काफी मोटा हो जाता है या फिर बहुत दुबला पतला हो जाता है। आजकल थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आम बात हो गई है। आपके स्क्रीन पर थायराइड ग्लैंड की डायग्राम लगी हुई है। आई होप कि आपको यह डायग्राम पसंद आ रही होगी। आपके थायराइड ग्लैंड की एग्जैक्ट लोकेशन आप देखें तो यह गले में लैरिंग्स के नीचे, लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स जहां से आपकी आवाज निकलती है उसे लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स को क्या कहते हैं बच्चों? वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो उसी लैरिंग्स के ठीक नीचे और ट्रैकिया के दोनों तरफ यह एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। यह दो लोब से बनी हुई संरचना है और यह ट्रैकिया के दोनों तरफ अवस्थित होती है। यह तो हो गई एग्जैक्ट लोकेशन, आपके बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड कहां पर पाई जाती है। तो जानते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में डिटेल से। थायराइड ग्लैंड, तो इसकी स्ट्रक्चर आप देख लो बच्चों। इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है? यह है लैरिंग्स। यह क्या है बच्चों? लैरिंग्स है। लैरिंग्स के नीचे, लैरिंग्स के नीचे इस तरह से, लैरिंग्स के नीचे इस तरह से यह बाइलोब्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड कहते हैं। यह हो गई थायराइड ग्लैंड। और यह थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है आपके बॉडी की। यह हो गई थायराइड ग्लैंड। यह हो गई थायराइड ग्लैंड। और इसकी शेप देखो आप, बटरफ्लाई की जैसी है। इसकी शेप कैसी है? बटरफ्लाई की तरह, यानी कि तितली की तरह यह दिखाई पड़ती है। इसकी शेप होती है बटरफ्लाई जैसी। यह कहाँ सिचुएटेड है बच्चों? लैरिंग्स के नीचे और ट्रैकिया के दोनों ओर। यह क्या है बच्चों? यह है ट्रैकिया। यह क्या है बच्चों? यह है ट्रैकिया। तो इसे मैं लिख दूं, यह है ट्रैकिया। ठीक है, यह जो थायराइड ग्लैंड है यह दो लोब की बनी होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। यह दो लोब की बनी हुई संरचना है और यह बीच में आपस में जुड़ी रहती है। यह इस तरह से बीच में आपस में जुड़ी रहती है। इस संरचना को क्या कहते हैं जिसके द्वारा यह दोनों लोब आपस में जुड़े रहते हैं? इसे इस्थमस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे इस्थमस कहते हैं। इसे इस्थमस कहते हैं। यह इस्थमस जो है यह कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इस्थमस किसकी बनी होती है? यह कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो यह जो इस्थमस है यह क्या करती है? थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब को जोड़ती है। यह हो गई राइट लोब। यह एंडोक्राइन ग्लैंड की राइट लोब है और यह है लेफ्ट लोब। यह क्या है? लेफ्ट लोब है। यह है लेफ्ट लोब। तो राइट लोब और लेफ्ट लोब थायराइड ग्लैंड के किससे जुड़े हुए? इस्थमस से जुड़े हुए हैं। इसके वेट की बात करूं अगर, तो इसकी वेट होती है 20 से 40 ग्राम। एक एडल्ट व्यक्ति में इसकी वेट होती है 20 से 40 ग्राम। और इसकी लेंथ होती है, इसकी लेंथ एडल्ट व्यक्ति में 5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ
5 सेंटीमीटर होती है और इसकी विड्थ होती है 3 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ होती है 3 सेंटीमीटर। और अगर इसके सोनोग्राफिक वॉल्यूम की बात करें, इसकी सोनोग्राफिक वॉल्यूम कितनी होती है बच्चों? 7 से 10 ml। तो बच्चों एक बार रिकॉल कर लो कि थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। स्मॉलेस्ट मैंने बताया कि पीनियल बॉडी है। और इसकी लोकेशन कहाँ है? यह लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स को और क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं। वॉइस बॉक्स के नीचे, वॉइस बॉक्स है ये, इसके नीचे और ट्रैकिया के दोनों ओर, ठीक है। यह एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। आप देख पा रहे हैं कि यह बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। यह इसकी राइट लोब हो गई और यह थायराइड ग्लैंड की लेफ्ट लोब हो गई, ठीक है। और यह दोनों लोब, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, किससे जुड़े हुए हैं? एक कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई संरचना है जिसे इस्थमस कहते हैं। यह दोनों लोब इस्थमस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसकी वेट हो गई, एक एडल्ट इंसान में इसकी वेट हो गई 20 से 40 ग्राम, लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 3 सेंटीमीटर। अगर सोनोग्राफिक वॉल्यूम की बात करें तो इसकी सोनोग्राफिक वॉल्यूम होती है 7 से 10 ml, ठीक है। बच्चों अब जानेंगे थायराइड लोब की संरचना के बारे में। यह जो थायराइड ग्लैंड की लोब है, यह बनी होती है राउंडेड फॉलिकल्स की। तो यह मैं बना रही हूं थायराइड लोब की संरचना। तो यह हो गई थायराइड लोब की फॉलिकल्स। इसी फॉलिकल से मिलके थायराइड लोब बने होते हैं। ऐसे बहुत सारे फॉलिकल्स पाए जाते हैं थायराइड ग्लैंड में। इसे आप इस तरह से बना सकते हो। यह बहुत सारे थायराइड फॉलिकल्स हैं। तो बच्चों यह है थायराइड ग्लैंड की लोब्स की फॉलिकल्स। इन्हीं सारे फॉलिकल्स से मिलकर थायराइड ग्लैंड की दोनों लोब्स बनी होती है। यह है फॉलिकल्स। यह क्या है? फॉलिकल्स। इन्हीं फॉलिकल्स से मिलकर थायराइड ग्लैंड की दोनों लोब्स बनी होती है। यह जो दोनों लोब्स बनी हुई है, यह इन्हीं फॉलिकल्स से मिलकर बनी होती है। और यह सारे फॉलिकल्स आपस में जुड़े होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से बनी एक स्ट्रक्चर से। यह सारे फॉलिकल्स आपस में कनेक्टिव टिश्यू की बनी एक संरचना से आपस में जुड़े रहते हैं जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के द्वारा ही सारे फॉलिकल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। स्ट्रोमा में क्या क्या होता है? इसमें क्या होते हैं बच्चों? स्ट्रोमा में ब्लड कैपिलरीज होते हैं और पारा फॉलिकुलर सेल्स भी होते हैं। तो स्ट्रोमा में क्या क्या होते हैं बच्चों? इसमें होते हैं ब्लड कैपिलरीज। स्ट्रोमा में पाए जाते हैं ब्लड कैपिलरीज और पारा फॉलिकुलर सेल्स भी पाए जाते हैं। पारा फॉलिकुलर सेल्स।
तो बच्चों आपने क्या जाना कि थायराइड लोब्स जो है इन्हीं फॉलिकल से मिलकर बने होते हैं और ये फॉलिकल्स आपस में जुड़े होते हैं स्ट्रोमा के द्वारा और स्ट्रोमा में पाए जाते हैं ब्लड कैपिलरीज और पाराफॉलिकुलर सेल्स। इसे क्लियर सेल्स या सी सेल्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्लियर सेल्स और सी सेल्स। यह जो फॉलिकल्स हैं यह क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने होते हैं और इनके बीच एक जिलेटिनस सब्सटेंस पाया जाता है जिसे कॉलॉइड कहते हैं। इसके बीच जो जिलेटिनस सब्सटेंस पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कॉलॉइड कहते हैं। इसे कहते हैं कॉलॉइड। यही जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, आप देख पा रहे हैं कि फॉलिकल्स जो है फॉलिकुलर सेल्स के बने हुए, ये सारे फॉलिकुलर सेल्स हैं। ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं यह क्या करते हैं? हार्मोन सेक्रेट करते हैं। फॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं? हार्मोन सेक्रेट करते हैं। ये फॉलिकुलर सेल्स हार्मोन सेक्रेट करते हैं, सेक्रेट हार्मोन। उस हार्मोन को क्या कहते हैं? उसे T4 जिसे थायरॉक्सिन कहते हैं। T4 को क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन कहते हैं। एंड T3 हार्मोन सेक्रेट करते हैं। T4 को थायरॉक्सिन कहते हैं, इसे टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं। मैं यहाँ एक बॉक्स बनाकर लिख देती हूँ। T4 को टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं। T4 को थायरॉक्सिन कहते हैं। इसे टेट्रा आयोडोथायरोनिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 4 एटम्स ऑफ आयोडीन ने पार्टिसिपेट किया है। 4 एटम्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन के 4 एटम मिलकर क्या बना रहे हैं? टेट्रा आयोडोथायरोनिन। यह जो फॉलिकुलर सेल्स है यह दूसरा हार्मोन भी सेक्रेट करते हैं जिसे T3 हार्मोन कहते हैं। T3 का मतलब हुआ ट्राई थायरोनिन, ठीक है। इसे ट्राई आयोडोथायरोनिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 एटम्स ऑफ आयोडीन ने पार्टिसिपेट किया। यह आयोडीन के 3 एटम के मिलने से बने हुए हैं। बच्चों थायराइड ग्लैंड के द्वारा T3 एंड T4 हार्मोन के सेक्रेशन के अलावे एक और हार्मोन की सेक्रेशन होती है जिसे कैल्सिटोनिन हार्मोन कहते हैं और यह कैल्सिटोनिन हार्मोन पाराफॉलिकुलर सेल्स के द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं। तो यह जो स्ट्रोमा है आप देख पा रहे हैं, यह स्ट्रोमा है, इसके अंदर पाए जाते हैं पाराफॉलिकुलर सेल्स। यह पाराफॉलिकुलर सेल्स कौन सा हार्मोन सेक्रेट करते हैं? कैल्सिटोनिन। तो यह जो कैल्सिटोनिन है यह क्या करती है? यह ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट करती है। बच्चों कैल्सिटोनिन का काम होता है अगर आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक हो गई तो उसे कम करना। कैल्शियम के लेवल को ब्लड में मेंटेन करने का काम कौन करती है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। और यह कहाँ से सेक्रेट होती है? यह पाराफॉलिकुलर सेल से सेक्रेट होती है। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थायरॉक्सिन हार्मोन भली भांति अपना काम करे इसके लिए बहुत जरूरी है आप आयोडाइड सॉल्ट खा सकते हो यानी आयोडीन युक्त नमक खा सकते हो और आप कोई भी सी फूड यानी समुद्री जो भी फूड अवेलेबल हो आप वह खा सकते हो जैसे समुद्री मछलियाँ। तो जानेंगे अब आयोडीन ट्रैपिंग के बारे में। आयोडीन ट्रैपिंग क्या होती है बच्चों? आपने अभी अभी डायग्राम में देखा कि फॉलिकुलर सेल्स आपस में स्ट्रोमा के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और स्ट्रोमा में ब्लड कैपिलरीज होती है और यह जो ब्लड कैपिलरीज है आपके डाइट में अगर आयोडीन शामिल है तो सारे आयोडीन को यह ट्रैप कर लेती है यानी यह आयोडीन को पकड़ के क्या करती है? ब्लड कैपिलरीज में डाल देती है। तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है बच्चों वह आयोडीन का बैंक जैसा है यानी पूरी बॉडी का आयोडीन कहाँ जमा होता है? आपके थायराइड ग्लैंड में जमा होता है और यह लगभग 100 दिनों तक आयोडीन को अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है, इतनी इसकी कैपेसिटी होती है ताकि यह मेटाबॉलिज्म को
रेगुलेट कर सकते। अब जानते हैं फंक्शन के बारे में। सबसे पहला फंक्शन इसका यह है कि यह कंट्रोल करती है मेटाबॉलिज्म को, कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की क्रिया में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों शामिल हैं। इन्हीं दोनों को कंबाइंडली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यह थायराइड ग्लैंड क्या करती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देती है, ताकि हमने जो भी खाया पिया है उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। ज्यादा एनर्जी होगी तो सेल्स एंड टिश्यू को ज्यादा एनर्जी मिलेगी और वो ज्यादा ग्रो करेंगे, ज्यादा डेवलप होंगे। तो यह आपके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। तो थायराइड ग्लैंड किसके इशारे पर काम करती है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करती है, तब यह थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ एक्ट करेगी, यह एक्ट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड पर। इसे क्या लिख सकते हैं, TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह एक्ट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड पर। यह किस पर एक्ट करती है, यह एक्ट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन है। इसे TSH भी लिख सकते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब पिट्यूटरी के द्वारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेट होगा, तब थायराइड ग्लैंड क्या सेक्रेट करेगी, अपने हार्मोन सेक्रेट करेगी। तो थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगी और यह अपने हार्मोन सेक्रेट करेगी T4 एंड T3। तो बच्चों इसे आप एक बार फिर से समझ लो। हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन में पाया जाता है, यह भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। यह हाइपोथैलेमस जब अपना हार्मोन सेक्रेट करती है, जिसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, यह थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी पर जाकर एक्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के प्रभाव से अपना हार्मोन सेक्रेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन का नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेट करती है, तो यह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पर जाके एक्ट करती है। थायराइड ग्लैंड फिर अपने हार्मोन सेक्रेट करती है T4 एंड T3। और जब ब्लड में थायराइड हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है, तो थायराइड ग्लैंड बहुत पावरफुल ग्लैंड है। यह स्वतंत्र रूप से काम करती है, यह किसी के प्रभाव में अपना काम नहीं करती। यह अपने हार्मोन को रेगुलेट कर सकती है। तो यह क्या करती है, तो यह थायराइड ग्लैंड जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को कहती है कि अपना सेक्रेशन बंद करो, और यह थायराइड ग्लैंड जाके हाइपोथैलेमस को भी कहती है कि अपना सेक्रेशन बंद करो, अब ब्लड में मेरे हार्मोन की लेवल बहुत बढ़ गई है, अब मुझे तुम्हारा सेक्रेशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो पिट्यूटरी को जैसे ही यह अपना हार्मोन सेक्रेट करने के लिए मना करती है और हाइपोथैलेमस को, तो एक निगेटिव फीडबैक जाता है। ठीक है, इसे निगेटिव फीडबैक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, निगेटिव फीडबैक कहते हैं। इसे निगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, निगेटिव फीडबैक। तो इसे क्या कहेंगे, निगेटिव फीडबैक कहेंगे। जब सेल्स एंड टिश्यूज हार्मोन T3 एंड T4 को यूटिलाइज कर लेते हैं, तो फिर ब्लड में इसकी मात्रा घट जाती है। फिर थायराइड ग्लैंड इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ाना चाहता है, तब क्या करता है, तब यह पिट्यूटरी को फिर से मैसेज भेजता है कि अपना सेक्रेशन स्टार्ट करो, और यह फिर हाइपोथैलेमस को भी एक मैसेज भेजता है कि अपना सेक्रेशन स्टार्ट करो, क्योंकि ब्लड में मेरे हार्मोन की मात्रा घट गई है। तो फिर हाइपोथैलेमस अपना हार्मोन रिलीज करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और तब यह हार्मोन पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। फिर पिट्यूटरी अपना हार्मोन सेक्रेट करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
और यह जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है यह थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है ताकि यह अपना हार्मोन का सेक्रेशन कर सके। थायराइड ग्लैंड से तब T4 एंड T3 का सेक्रेशन होता है, तो फिर ब्लड में थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। तो फिर इस तरह के फीडबैक को क्या कहते हैं बच्चों? इसे पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। इसे पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। तो यह जो निगेटिव फीडबैक है और पॉजिटिव फीडबैक है यह अल्टरनेटली चलती रहती है। थायराइड ग्लैंड की मात्रा अगर ब्लड में प्रॉपर वे में बनी हुई है तो आपकी ग्रोथ निश्चित अच्छी होगी। यह आपके टिश्यूज, मसल्स, हेयर ग्रोथ, इवन आपके बोन के ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों आपने जान लिया कि थायराइड हार्मोन ग्रोथ के लिए किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आपने यह भी जाना कि थायराइड ग्लैंड किस प्रकार से एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो यह आपके बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करती है। अगर थायराइड ग्लैंड का सेक्रेशन सही ढंग से हो रहा है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। थायराइड ग्लैंड रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन को भी सपोर्ट करती है। इट सपोर्ट्स द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। यह रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन को भी सपोर्ट करती है, यानी आरबीसी की फॉर्मेशन में भी यह हेल्प करती है। और यह वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी मदद करती है। तीसरी फंक्शन यह है मेंटेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। यह शरीर में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करके रखती है, नहीं तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। तो इसलिए बॉडी को उचित मात्रा में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की आवश्यकता होती है, जिसको कि यह मेंटेन करके रखती है। चौथा क्या है? तो बच्चों यह नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम। बच्चों में अगर थायराइड हार्मोन की सेक्रेशन सही ढंग से नहीं हो तो बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध हो सकता है, बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। और अगर स्केलेटल सिस्टम की बात करूं तो स्केलेटल सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए तो यह रिस्पॉन्सिबल है ही, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि यह पैराफॉलिकुलर सेल्स के द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन सेक्रेट होता है और यह कैल्सिटोनिन हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट करता है। तो ओवरऑल आपने क्या जाना कि यह नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम दोनों के डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। तो यह हो गए इसके फंक्शन। और अब जानेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में। तो जानते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड यह दो प्रकार के होते हैं। थायराइड के डिसऑर्डर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला है हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा है हाइपर थायरॉयडिज्म। दूसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म और पहला है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपो का मतलब होता है कम, तो हाइपो मीन्स कम। थायराइड हार्मोन के कम सेक्रेशन को क्या कहते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और हाइपर मीन्स होता है अधिक, ज्यादा। तो अगर थायराइड ग्लैंड से अधिक हार्मोन का स्राव हो तो उसे क्या कहेंगे? हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो अगर थायराइड ग्लैंड से हार्मोन का सेक्रेशन कम हो तब क्या होता है कि मेटाबॉलिक रेट घट जाती है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? घट गई है। तो मेटाबॉलिज्म के घट जाने के कारण एनर्जी की प्रोडक्शन कम होती है, जिसके कारण जो आपने खाया पिया है वह यूटिलाइज नहीं हो पाता है, जिसके कारण मोटापा आ जाती है। सबसे ज्यादा लोग आजकल मोटापा से परेशान हैं क्योंकि थायराइड ग्लैंड ने कम हार्मोन सेक्रेट किया है, जिसके वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज घट गई है आपके बॉडी में और आपने जो भी खाया पिया है वह शरीर उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, उससे एनर्जी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण मोटापा आ जाता है।
तो हाइपोथायरॉयडिज्म में सबसे ज्यादा लोग परेशान है मोटापा से, यानी यहाँ पर क्या हो रही है, वेट गेन हो रही है, यानी लोग मोटापा से परेशान हैं। सबसे ज्यादा लोग मोटापा से ही परेशान हो रहे हैं। और आपने जो खाया पिया उससे एनर्जी नहीं मिल रही है, जिसके कारण कोई भी इंसान थका हुआ महसूस करता है, फीलिंग टायर्ड। वीकनेस होती है, लोग वीकनेस महसूस करते हैं। हेयर लॉस होने लगती है। ऐसे व्यक्ति को ठंड भी लगती है, फीलिंग कोल्ड, इनको ठंड भी अधिक लगती है। थायराइड हार्मोन अगर कम सेक्रेट हो तो इन्हें ठंड भी लगती है और हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है इनको। और ऐसे लोग जल्दी डिप्रेशन में भी जाते हैं, इन्हें डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है, फीलिंग डिप्रेस्ड। तो ये सारे लक्षण हो गए हाइपोथायरॉयडिज्म के। और अब जानते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए, अगर थायराइड हार्मोन का सेक्रेशन अधिक हो तब क्या होगा। हाइपरथायरॉयडिज्म से पीड़ित व्यक्ति में मेटाबॉलिज्म अधिक होने लगती है, मेटाबॉलिज्म की रेट बढ़ जाती है, यानी आपने जो भी खाया पिया है उससे आप जल्दी यूटिलाइज कर लेते हैं, फिर आपको भूख लग जाती है। तो इस तरह से क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म से पीड़ित व्यक्ति में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म अधिक हो जाती है, जिससे उनके शरीर में एनर्जी की कंजम्पशन बढ़ जाती है और ऐसे लोग बहुत पतले दुबले दिखते हैं। इनमें वेट लॉस देखा जाता है, यानी दुबला पतला व्यक्ति होता है, यानी ऐसे लोग काफी दुबले पतले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाती है, इन्हें और अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो यह क्या है कि थक जाते हैं, थके हुए महसूस करते हैं और इन्हें भी कमजोरी लगती है। और ऐसे व्यक्ति जल्दी हाँफते हैं, अगर आप 4 सीढ़ियां चढ़ने कह दोगे तो ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म से पीड़ित व्यक्ति हैं यह बहुत जल्दी हाँफने लगते हैं और इन्हें पसीना भी बहुत आता है, इन्हें गर्मी बहुत लगती है, तो इनमें क्या है, स्वेटिंग होती है, फील हॉट, या क्या करते हैं, इन्हें गर्मी बहुत लगती है। और अगर कोई फीमेल हाइपरथायरॉयडिज्म की शिकार है तो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर होंगे, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। बच्चों हाइपोथायरॉयडिज्म फिर भी थोड़ी कम घातक है, घातक तो है पर थोड़ी कम घातक है, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट दवाइयों से हो जाती है। लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म अगर बहुत अधिक हो जाए तो यह सर्जिकल होती है, तो इसे सर्जरी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है या फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज आ जाती है, जिसके कारण इंसान को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में अगर इन सारी इरेगुलरिटीज को कंट्रोल ना किया जाए तो थायराइड ग्लैंड के कुछ पार्ट को हटाना पड़ता है सर्जिकल रिमूवल के द्वारा, या फिर पूरे थायराइड ग्लैंड को भी हटाना पड़ सकता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, थायराइडेक्टोमी, जिसमें कि थायराइड ग्लैंड के कुछ पार्ट को हटा सकते हैं ऑपरेट करके, या फिर पूरे थायराइड ग्लैंड को हटाना पड़ सकता है। और ऐसी नौबत तब आती है जब थायराइड ग्लैंड में कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसी संभावना तब बनती है बच्चों जब थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाती है, तो उससे बचाने के लिए थायराइडेक्टोमी का प्रयोग करते हैं। तो इसे मैं बॉक्स में लिख देती हूँ। थायराइडेक्टोमी किसे कहते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड और होल थायराइड ग्लैंड। ठीक है, या तो थायराइड ग्लैंड के किसी पार्ट को
ऑपरेट करके हटा देंगे या फिर पूरे थायराइड ग्लैंड को हटा देंगे। इसे क्या कहते हैं? थायराइडेक्टोमी कहते हैं। बच्चों, ऐसी स्थिति में जब किसी इंसान के बॉडी से थायराइड ग्लैंड ही पूरी की पूरी हटा दी जाए तो क्या वह व्यक्ति जिंदा रह सकता है? आप सोच के बताओ, क्या ऐसा व्यक्ति जिंदा रह सकता है? बच्चों, इसका आंसर है हाँ, वह व्यक्ति जीवित रह सकता है। वह व्यक्ति लॉन्ग टर्म थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा जिंदा रह सकता है। ऐसे व्यक्ति को जिंदा रखा जा सकता है। तो बच्चों, अब कुछ डिजीज के बारे में जानते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म के शिकार व्यक्ति में क्या क्या डिजीज हो सकते हैं और हाइपरथायरॉयडिज्म के शिकार व्यक्ति में क्या क्या डिजीज हो सकते हैं। तो बच्चों, अब जानते हैं हाइपोसेक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं। हाइपोसेक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की सेक्रीशन कम हो तब कौन सी बीमारियां लगती हैं, यह जानेंगे। तो नंबर 1 है क्रेटिनिज्म इन चिल्ड्रेन। क्रेटिनिज्म इन चिल्ड्रेन यानी बच्चों में अगर थायरॉक्सिन की कम सेक्रीशन हो तो बच्चों में क्रेटिनिज्म नाम की बीमारी लग जाती है। क्रेटिनिज्म में क्या होता है? अगर प्रेगनेंसी के समय में मदर के अंदर अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो बच्चे में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। बच्चे क्रेटिनिज्म नामक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। अगर बच्चे के अंदर थायरॉक्सिन की कमी हो तो ऐसे बच्चे की फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है। बच्चे का आईक्यू लेवल भी लो होता है। तो क्रेटिनिज्म में क्या होता है बच्चों? रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। यह बच्चे के फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ पर बुरा असर करता है और बच्चे की आईक्यू लेवल भी कम हो जाती है। बच्चा मंदबुद्धि का हो सकता है। क्रेटिनिज्म का मतलब हुआ स्टंटेड ग्रोथ, यानी बच्चे की फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ अवरुद्ध होगी, उसकी आईक्यू लेवल कम होगी। और एडल्ट्स में क्या हो सकता है बच्चों? मिक्सोडेमा इन एडल्ट्स। तो एडल्ट्स में कौन सी बीमारी लगती है बच्चों? मिक्सोडेमा। ठीक है, मिक्सोडेमा में क्या होता है बच्चों कि किसी एडल्ट में अगर थायरॉक्सिन की अगर सेक्रीशन कम हो जाए तो उसकी बेसल मेटाबॉलिज्म डिक्रीज कर जाती है और बेसल मेटाबॉलिज्म के डिक्रीज करने की वजह से फिजिकल एंड मेंटल डलनेस देखी जाती है। यानी कि एडल्ट्स में भी फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है। तो मिक्सोडेमा में क्या होता है बच्चों? डिक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिज्म, which leads to physical and mental dullness। ठीक है, तो एडल्ट्स में भी फिजिकल एंड मेंटल डलनेस देखी जा सकती है अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी पाई जाए। और अगर किसी फीमेल में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तब क्या होता है बच्चों? इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसकी इर्रेगुलर हो जाएगी। और क्या हो सकता है मिक्सोडेमा डिजीज में? एबनॉर्मल स्किन हो जाएगी, एबनॉर्मल स्किन। और डीप म्यूटिज्म भी हो सकती है, डीप म्यूटिज्म, और डीप म्यूटिज्म भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे लक्षण हो गए किसी एडल्ट में अगर मिक्सोडेमा डिजीज हो जाए तो ये सारे लक्षण देखे जा सकते हैं। बच्चों, एक बात मैं बताना भूल गई आपको कि अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? इसे गर्ल्स डिजीज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गर्ल्स डिजीज। यह गर्ल्स डिजीज के नाम से जानी जाती है। अगर किसी फीमेल में
थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है और इसे गर्ल्स डिजीज कहते हैं। उसके बाद आपने जाना कि किसी एडल्ट व्यक्ति की एबनॉर्मल स्किन हो सकती है, यानी कि स्किन ड्राई हो सकती है और फिर डिफम्यूटिज्म भी हो सकता है। और नंबर थर्ड क्या है बच्चों? गोइटर। हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन की वजह से जो नंबर थर्ड डिजीज होगी उसे क्या कहते हैं? गोइटर कहते हैं। गोइटर में क्या होता है बच्चों? जब बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तब थायरॉक्सिन हार्मोन की सेक्रेशन कम होती है और ऐसे में थायराइड ग्लैंड अपनी पूरी ताकत लगाता है थायरॉक्सिन के सेक्रेशन के लिए। और जब थायराइड ग्लैंड अपनी पूरी ताकत लगाता है थायरॉक्सिन सेक्रेट करने के लिए तो थायराइड ग्लैंड की आकार ऐसे बड़ी हो जाती है, जो आपको नेक में दिखाई देती है। इस तरह से बढ़ी हुई थायराइड ग्लैंड इसे गोइटर कहते हैं। हिंदी में इसे घेंघा रोग कहते हैं या इसे गलगंड भी कहते हैं। तो यह हो गई थायरॉक्सिन हार्मोन के कम सेक्रेशन से होने वाले डिजीज। बच्चों अब जानेंगे हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन के बारे में। जब थायरॉक्सिन की सेक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है और यह तब होता है जब थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा अपने हार्मोन सेक्रेट करती है। यह कैंसर के केसेस में भी देखे जाते हैं कि थायराइड ग्लैंड हद से ज्यादा अपने हार्मोन सेक्रेट करने लगती है। हाइपर सेक्रेशन से रिलेटेड एक डिजीज है जिसे ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। उस डिजीज को क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। यह हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन से रिलेटेड है। यह ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें एंटीबॉडी बनते हैं। यह जो ग्रेव्स डिजीज के पीड़ित व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हुआ है, यही एंटीबॉडी क्या करती है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन सेक्रेट करती है, सेक्रेट्स हार्मोन, और इसकी वजह से ब्लड में थायराइड हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है। तो आपने क्या जाना? ग्रेव्स डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें क्या होता है? पीड़ित व्यक्ति के बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण होता है और यह एंटीबॉडी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देती है और थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन सेक्रेट करने लगती है, जिससे ब्लड में थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। पहले से हम क्या जानते थे कि TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब पिट्यूटरी सेक्रेट करता है तब जाकर के थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन सेक्रेट करती है। TSH के प्रभाव में थायराइड हार्मोन सेक्रेट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एंटीबॉडी के प्रभाव में आकर थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन सेक्रेट कर देती है, जिसके कारण ब्लड में थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्लड में थायराइड हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है। और दूसरी डिजीज है, यह हो गई पहली डिजीज, और दूसरी डिजीज है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर में क्या होता है बच्चों? आई बॉल जो होती है ना, वो आई बॉल बाहर की ओर निकली हुई नजर आती है। जैसे यह आई बॉल है तो यह जो आई बॉल है वह बाहर की ओर निकली हुई नजर आती है। प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल। तो ये हमने जान लिया थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिसऑर्डर्स के बारे में। और अब जानेंगे पाराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में। अब जानेंगे पाराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में, ठीक है? पाराथायरॉइड ग्लैंड, पाराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है बच्चों? पारा मीन्स पीछे, ठीक है? तो यह थायरॉइड ग्लैंड, तो यह जो थायरॉइड ग्लैंड है इसके पीछे वाले पोर्शन में यह पाराथायरॉइड ग्लैंड पाई जाती है। यह है पीछे का पोर्शन, ठीक है? यह हो गए थायरॉइड ग्लैंड के लोब्स।
यह आपके थायराइड ग्लैंड्स के लोब हो गए। यह है ट्रैकिया। तो इसी थायराइड ग्लैंड के पीछे पाया जाता है आपका पाराथायराइड ग्लैंड। तो जैसे ये मैं बना लेती हूं, यह हो गया पाराथायराइड हार्मोन। राइट लोब में 2 होते हैं, ठीक है, यह 2 हो गए राइट लोब के, यह 2 हो गए राइट लोब के, और यह 2 हो गए लेफ्ट लोब के पाराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये है पाराथायराइड ग्लैंड। तो आपके ये 2 पाराथायराइड ग्लैंड हो गए, ये 1 और ये 2 और यह 3 और यह 4। तो पाराथायराइड ग्लैंड कितने होते हैं? 4 होते हैं, और यह थायराइड ग्लैंड के पीछे पाए जाते हैं। यह थायराइड ग्लैंड के पीछे की स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि राइट लोब में 2 पाराथायराइड ग्लैंड है और लेफ्ट लोब में 2 पाराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है। पाराथायराइड ग्लैंड की वेट होती है 50 मिलीग्राम, इसकी वेट होती है 50 मिलीग्राम। और इसकी फंक्शन जानेंगे। पाराथायराइड ग्लैंड की फंक्शन क्या होती है? इट सेक्रीट्स पाराथॉर्मोन, और पाराथायराइड हार्मोन, इसे पाराथायराइड हार्मोन भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? पाराथायराइड हार्मोन। इसे शॉर्ट फॉर्म में PTH भी लिख सकते हैं। तो पाराथायराइड हार्मोन क्या सेक्रेट करती है? पाराथॉर्मोन, या फिर इसे पाराथायराइड हार्मोन भी कहते हैं। इसे PTH के रूप में लिख सकते हैं। यह और क्या करती है? इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाए तो यह क्या करेगी? कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगी। किसी चीज को बढ़ाते कैसे हैं? कहीं ना कहीं से उपाय करके उस चीज को ढूंढ कर लाते हैं और उसकी कमी को पूरा कर लेते हैं। तो यह जो पाराथॉर्मोन है यह क्या करेगी? तो जैसे ही ब्लड में कैल्शियम लेवल घट जाती है तो यह किसी न किसी तरह से इंतजाम करके कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ा देती है, ठीक है। तो यह कैल्शियम लेवल को बढ़ाती कैसे है ये जानते हैं। इसके पास एक उपाय यह है कि यह इट इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड रीनल टिब्यूल्स। पाराथॉर्मोन के पास कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का एक रास्ता यह है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी कैल्शियम एब्जॉर्ब हुआ है उसे यह लेकर वहां से ब्लड में डाल दे, तो ब्लड की कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगी। या फिर यह रीनल टिब्यूल से, जैसे आप यह देख लो, यह क्या है? वोमेंस कैप्सूल है, और यहाँ से ब्लड छनकर आते हैं फिल्ट्रेट के रूप में। यह एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसे आप देख लो, यह क्या है? यह नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस होते हैं वहां से छनकर जो सब्सटेंस आते हैं उन्हें फिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ से जो सब्सटेंस छनकर नीचे आते हैं उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। तो उसमें कैल्शियम होती है, ठीक है। तो यह क्या करता है? पाराथॉर्मोन इस फिल्ट्रेट में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसे क्या करता है? ब्लड वेसल्स में डाल देता है, ठीक है। यह ब्लड वेसल से इसमें यह डाल देता है, तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। और इसके पास दूसरा उपाय भी है कैल्शियम लेवल को बढ़ाने के लिए। यह एक काम यह भी कर सकती है कि कैल्शियम ज्यादातर बोन में डिपॉजिट रहते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम की मात्रा बोन में बहुत ज्यादा होती है, तो बोन को यह तोड़ दे, डिस्ट्रक्ट कर दे और वहां से कैल्शियम ले ले और ब्लड में डाल दे, ठीक है ना। तो बोन की जो डिस्ट्रक्शन है वह ऑस्टियोक्लास्ट सेल करती है। तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोन की डिस्ट्रक्शन करेगी, बोन को डिस्ट्रक्ट करके वहां से कैल्शियम को लेके पाराथॉर्मोन ब्लड में डाल दे, तो उससे भी ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। तो यह क्या कर सकती है? दूसरा उपाय, स्टिमुलेट बोन डिस्ट्रक्शन, बोन
डिस्ट्रक्शन बाय ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोक्लास्ट सेल, बोन डिस्ट्रक्शन का काम ऑस्टियोक्लास्ट सेल करती है। तो पाराथ हार्मोन बोन डिस्ट्रक्शन को स्टिमुलेट कर दे ताकि बोन डिस्ट्रक्शन हो और वहां से कैल्शियम रिलीज हो, और वहां से रिलीज्ड कैल्शियम को यह लाके ब्लड में डाल दे ताकि ब्लड की कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर जाए। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने क्या जाना कि पाराथायरॉइड ग्लैंड ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को इंक्रीज करती है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। पाराथ हार्मोन को हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन भी कहते हैं। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड एंड पाराथायरॉइड ग्लैंड की स्टडी अच्छी तरह से कंप्लीट कर ली है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें ताकि और अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।